कल्पना कीजिए कि यदि कोई तीसरा देश अपना सामान किसी दूसरे देश के रास्ते भारत में भेजे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ उठा करके लगभग बिना शुल्क भारतीय बाजार पर कब्जा करने लगे, तो क्या यह वास्तव में मुक्त व्यापार होगा या नियमों का दुरुपयोग? आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो केवल खाद्य तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों, उद्योगों, व्यापार, विदेशी व्यापार और भारत नेपाल संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। हम बात करें अगर न्यूज की, तो हाल ही में भारत के खाद्य तेल उद्योगों ने चिंता जताई कि नेपाल से आयात खाद्य तेल 17 गुना बढ़ गया है। उद्योगों का कहना है कि इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो रहा है। सरकार को अपनी व्यापार नीति की समीक्षा करनी चाहिए। यह मामला केवल इंपोर्ट बढ़ने का नहीं, बल्कि ट्रेड डाइवर्जन यानी व्यापार मार्ग बदलने का है। इससे घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बन रहा है। हम पूरे मामले की बात करें तो अब प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा हुआ कैसे। तो नेपाल ने अन्य देशों से क्रूड एडिबल ऑयल यानी कच्चा तेल आयात किया। इसके बाद नेपाल में केवल सीमित प्रोसेसिंग हुई, फिर उसे भारत पर निर्यात कर दिया गया। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए लागू है, इसीलिए बहुत कम शुल्क या फिर शून्य इंपोर्ट ड्यूटी लगी। भारतीय उद्योगों का कहना है कि यह वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि रीरूटिंग है। हम बात करें अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन की, तो यह वह नियम है जो तय करता है कि वस्तु वास्तव में किस देश में बनी हुई मानी जाएगी, यानी उत्पाद वास्तव में किस देश में बना है। एफटीए का लाभ केवल उन्हीं वस्तुओं को मिलना चाहिए जिनमें पर्याप्त वैल्यू एडिशन हुई है। यदि केवल रास्ता बदलकर सामान भेजा जाए तो इसे एफटीए का सरकमवेंटेशन माना जाता है। इसीलिए रूल ऑफ ओरिजिन किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट की रीढ़ माने जाते हैं। हम बात करें अगर एफटीए और ऐसे एफटीए की, तो एसएएफटीए यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया की, इसका उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना और इंपोर्ट ड्यूटी कम करना या फिर शून्य करना। भारत और नेपाल दोनों इसके सदस्य हैं, लेकिन यदि समझौते का दुरुपयोग होने लगे तो वही समझौते घरेलू उद्योगों के लिए चुनौती बन जाते हैं। अगर हम ट्रेड डाइवर्जन के बारे में बात करें तो ट्रेड डाइवर्जन का अर्थ है कि वास्तविक उत्पाद देश के बजाय किसी तीसरे देश के माध्यम से व्यापार किया जाए ताकि कम शुल्क लाभ मिल सके। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग प्रभावित होते हैं, सरकार के राजस्व में कमी आती है और बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। वास्तविक उत्पाद देशों को लाभ नहीं मिलता। हम बात करें अगर भारत और नेपाल व्यापार के बारे में, तो भारत और नेपाल के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, खुले सीमा सुरक्षा व्यापार संधि और पारगमन समझौते दोनों देशों के बीच विशेष बनाते हैं। भारत आज नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी नेपाल के कुल व्यापार में भारत की प्रमुख साझेदारी है। अगर हम नेपाल और भारत के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं इतिहास से लेकर के वर्तमान तक, तो यदि हम इतिहास देखें तो दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध है। साझा संस्कृति, हिंदू बौद्ध विरासत और खुली सीमा रही है। स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता के बाद 1950 की संधि यानी शांति एवं मैत्री संधि,
व्यापार एवं पारगमन समझौते, विकास सहयोग ने संबंधों को और मजबूत किया। साथ ही वर्तमान में आज दोनों देश ऊर्जा सहयोग, रेलवे और सड़क परियोजनाएं, पेट्रोलियम पाइपलाइन, डिजिटल भुगतान यानी यूपीआई और हाइड्रो पावर पार्टनरशिप और साथ ही बीबीआईएन कनेक्टिविटी जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए व्यापारिक विवादों के बावजूद दोनों देशों के संबंध रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम सहयोगों को प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करें तो नेपाल और भारत के बीच सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच ट्रेड, हाइड्रो पावर कनेक्टिविटी, डिफेंस कॉरपोरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म और डिजिटल पेमेंट, साथ ही एग्रीकल्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि किसी भी व्यापारिक विवाद का समाधान संवाद और सहयोग के माध्यम से होना चाहिए। अगर हम बात करें भारत पर प्रभाव की, तो यदि इस इम्पोर्ट को देखें तो इसके दोनों पक्ष हैं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। बात करें अगर सकारात्मक पक्ष की, तो उपभोक्ताओं को सस्ता तेल मिल सकता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करें तो लेकिन भारतीय उद्योग प्रभावित हो सकते हैं, घरेलू उद्योग प्रभावित हो सकते हैं, किसानों पर दबाव बन सकता है, रोजगार पर असर दिख सकता है और व्यापार घाटा बढ़ने की आशंका है। इसीलिए सरकार को संतुलन बनाना आवश्यक है। प्रमुख चुनौतियों के बारे में बात करें तो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चुनौती है एफटीए का दुरुपयोग, रूल्स ऑफ ओरिजिन की कमजोरी और इंपोर्ट मॉनिटरिंग, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और डब्ल्यूटीओ नियमों का पालन। समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान सबसे पहले रूल्स ऑफ ओरिजिन को और मजबूत बनाया जाए, यानी रूल्स ऑफ ओरिजिन को सख्त करें, वैल्यू एडिशन की स्पष्ट शर्तें तय को और इंपोर्ट मॉनिटरिंग की तकनीकी बेहतर रूप से बनाई जाए, यानी इसको और मजबूत किया जाए। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को समर्थन किया जाए, घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाया जाए और साथ समय समय पर एफटीए की समीक्षा की जाए। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बारे में बात करें तो जीएस पेपर 3, प्रीलिम्स और एसए तीनों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड यानी समाधान क्या हो सकता है या फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? तो हमें ऐसी व्यापार नीति चाहिए जो पारदर्शी और न्याय संगत भी हो, एफटीए का प्रभावी क्रियान्वयन हो, घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाया जाए और क्षेत्रीय सहयोग भी बना रहे। क्षेत्रीय सहयोग और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करें। यही संतुलित दृष्टिकोण भारत के दीर्घकालिक हित में होगा। अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो मुक्त व्यापार का उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। मुक्त व्यापार का उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना है, न कि नियमों का दुरुपयोग। संतुलित व्यापार नीति, मजबूत रूल्स ऑफ ओरिजिन और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के साथ भारत की दीर्घकालिक एवं न्याय संगत व्यापार व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है। मुक्त व्यापार तभी सफल है जब वह सभी देशों के लिए समान अवसर पैदा करे, न कि नियमों की कमजोरी का लाभ उठाने का माध्यम बने। व्यापार की असली ताकत केवल कम शुल्क में नहीं बल्कि निष्पक्ष नियम, पारदर्शिता और विश्वास में होती है। जब फ्री ट्रेड और फेयर ट्रेड के साथ चलते हैं तभी आत्मनिर्भर भारत और मजबूत पड़ोसी संबंध दोनों संभव होते हैं।